अब लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल आया। इसके शासनकाल को दो भागों में बांटा गया है। 1856 से 58 तक गवर्नर जनरल के रूप में और 1858 से 62 तक प्रथम भारतीय वायसराय के रूप में। 1856 से 58 तक इसने कंपनी के तहत शासन किया। उसके बाद 1858 से 1862 ईस्वी तक इसे इंग्लैंड के सम्राट के तहत वायसराय चुना गया और उसी के अधीन इसने अपने कार्य किए। भारत के इस समय हालात खराब हो चुके थे, दंगे भड़कने लगे थे, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को वापस बुला लिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने हालात सुधारने की कोशिश की परंतु असफल रहा। यह क्रांति धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1857 में बड़ा रूप ले लिया और अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी। देश में भिन्न भिन्न कारणों से फैले असंतोष के कारण इस क्रांति को फैलने में सहायता मिली। सबसे पहले क्रांति के भड़कने के राजनीतिक कारण। डलहौजी की हड़प नीति क्रांति के महान कारणों में से एक थी। इसने सभी राज्यों के उत्तराधिकारियों को गद्दी से हटा दिया, उनकी पेंशन बंद कर दी और उनके राज्यों को हड़प लिया। इसके अलावा जमींदारों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। अंग्रेज़ों द्वारा नौकरियों में भेदभाव किया गया। अब आर्थिक कारण, शोषण नीति और करों में वृद्धि। हस्तशिल्प, उद्योग और व्यापार का पूरी तरह से पतन कर दिया गया और भारतीय धन का निष्कासन किया गया। इसके बाद धार्मिक कारण, सती प्रथा का अंत, रेलों का आरंभ, ईसाइयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। इस कारण से हिंदू और मुसलमानों के धर्म को ठेस पहुंची और उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। सामाजिक कारणों में जैसे कि विधवा विवाह को अनुमति दे दी गई, अंग्रेज़ों ने स्थापित किया अपनी संस्कृति को। सैनिक कारणों में सेना में भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखना, कम वेतन देना आदि। और तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इससे हिंदू मुसलमानों को ठेस पहुंची और दंगा भड़क गया। मंगल पांडे को सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी के कारतूसों की बात पता चली तो उन्होंने 28 फरवरी को सैनिक परेड से इनकार कर दिया। निरंतर विरोधों के बाद 29 मार्च को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और हासुन को गोली मारी। इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी और सैनिकों को सजा दी गई। इसके बाद सैनिकों ने कारतूस नहीं छुए और सेना में उपस्थित नहीं हुए। फिर 10 मई को सैनिकों की बेड़ियां काटकर उन्हें आज़ाद करा लिया गया और वे रात को दिल्ली की तरफ रवाना हुए। 11 मई को चुंगी घर मुस्लिमपुर के अंग्रेजी बंगलों को फूका। 12 मई को भारत के सम्राट द्वारा बहादुर शाह जफर बना दिए गए और 31 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह की तिथि निश्चित की। इस विद्रोह में दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जो इस विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी था, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बनारस से जनसाधारण सेना, बिहार से कुंवर सिंह, पंजाब से जनसाधारण सेना और बरेली से बख्त खां इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और धीरे धीरे यह विद्रोह क्रांति का पूरा रूप ले लेता है और हर तरफ दंगे शुरू हो जाते हैं। अंग्रेज चिंतित हो जाते हैं। बहुत सी जगह पर अंग्रेज़ों को मार दिया जाता है, इन्हें भगा दिया जाता है। पर कुछ समय बाद अंग्रेज़ भी इसका डटकर सामना करते हैं और हडसन और निकलसन को दिल्ली में विद्रोह दबाने के लिए भेजते हैं। कैंपबेल को लखनऊ में भेजते हैं। इसके बाद कैंपबेल कानपुर का विद्रोह का दमन करता है। हॉर्यूज झांसी में विद्रोह का दमन करता है। विलियम टेलर बिहार के जगदीशपुर में और जनरल नील इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह का दमन करता है।
इस तरह अंग्रेज पूरे भारत पर दोबारा इस विद्रोह को दबा देते हैं। इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ बहुत से राजा जुड़े हुए थे। उनको इस विद्रोह के दमन के बाद उपाधियाँ दी जाती हैं, जागीरें वापस कर दी जाती हैं और उनको इनाम दिए जाते हैं। और यही इस विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण था कि भारत के ज़्यादातर राजा इसमें शामिल नहीं थे। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण पहला विद्रोह के क्षेत्र सीमित रहे। भारत के ज़्यादातर नरेश अंग्रेज़ों के वफादार बने रहे। भारत में सैनिक नेतृत्व करने वाले जनरलों का अभाव था। भारतीय सेना में अनुशासन और शस्त्रों का अभाव था। अंग्रेज़ों का समुद्री मार्गों पर नियंत्रण था। इसके अलावा 1857 के समय अंग्रेज़ों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अनुकूल थी और अंग्रेज़ों की जितनी भी सेनाएं थी वे भारत में विद्रोह को दमन करने के लिए लाई गई। अब बात करते हैं क्रांति के क्या परिणाम निकले। अब कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1858 में ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत अब हो गया था और उसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया। उसकी जगह वायसराय का पद नियुक्त किया। इसके अलावा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों में परिवर्तन किया, प्रशासन का केंद्रीकरण किया, ब्रिटिश सैनिकों में वृद्धि की गई और हिंदू मुसलमानों में फूट डालो शासन करो नीति अपनाई गई। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और हाई कोर्ट एक्ट पारित किए गए। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। बहादुर शाह को पकड़कर उसके बेटों को मार दिया गया और उसको भारत से निष्कासित करके रंगून भेज दिया गया, यानी बर्मा। इसके बाद 1860 में दास प्रथा को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम का शासनकाल आया 1862 से 1863 ईस्वी तक। इसने उत्तर पश्चिम भारत में वहाबी आंदोलन का दमन किया। इसके अलावा इसकी शासनकाल के दौरान मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय के लिए डेनिसन और सर नेपियर ने इसका शासन संभाला। फिर इसके बाद 1864 से 1869 तक लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल आया। इसने भारत और यूरोप के बीच टेलीग्राफ सेवा शुरू करवाई। 1865 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना करवाई। 1864 में इसने भूटान के साथ युद्ध लड़ा और 1869 में पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित किया। इसके अलावा इसने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। इसके बाद 1869 से 72 ईस्वी तक लॉर्ड मेयो का शासनकाल आया। इसने कृषि विभाग खोला और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा इस समय अंग्रेज़ घाटे में चल रहे थे तो इसने 1% से कर 3% तक बढ़ा दिए। इससे पहले वायसराय ने लॉर्ड लॉरेंस ने काबुल के अमीर को भारत आने के लिए आमंत्रण किया था, परंतु उसके आने से पहले ही वो वापस चला गया। अब वो लॉर्ड मेयो के काल में भारत आया। अमीर शेर अली का अम्बाला दरबार में भव्य स्वागत किया गया और इनके बीच बहुत सी शर्तें हुई। रानी विक्टोरिया का दूसरा बेटा ड्यूक ऑफ एडनबरा इसके शासनकाल में कलकत्ता आया, उसका भव्य स्वागत किया गया। 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा अंडमान के द्वीपों में अपराधियों का निरीक्षण करते समय पोर्ट ब्लेयर के निकट एक पठान ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थबुक भारत आया। इसका शासनकाल 1872 से 1876 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में 1872 में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। इसके बाद इसने बड़ौदा के गायकवाद को गद्दी से हटाया। इसके अलावा 1872 से 76 बंगाल बिहार में अकाल पड़ गया। इसने बहुत से किसानों की मदद की, जैसे निर्यात कर घटा दिया, आयात कर 7.5% से 5% कर दिया और आयकर भी समाप्त कर दिया। इसी के समय सवेज नहर खुल जाने के कारण ब्रिटेन और भारत में और व्यापार बढ़ा। इसके बाद रूस अफ़गानिस्तान में आगे बढ़ रहा था
तो इन्हें डर था कभी वो भारत पर आक्रमण ना कर दे और इनके राज्यों को न जीत ले। तो नॉर्थब्रुक को कहा गया कि काबुल के अमीर से जाके मिले और वहाँ अंग्रेजी रेजिमेंट रखने के लिए राजी करे, परंतु नॉर्थब्रुक ने इस बात से इनकार कर दिया और वो इस्तीफा देकर वापस लंदन चला गया। इसके बाद लॉर्ड लिटन का शासनकाल आया 1876 से 1880 ईस्वी तक। इसने सबसे पहले समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, हथियारों और शस्त्रों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया, सिविल सेवा की उम्र 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी। इसके बाद 1878 से 80 में अंग्रेज़ और अफ़गानों के बीच युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज़ों की हार हुई और इसकी घोर निंदा की गई। इसने नमक की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर रोक लगाई। इसके अलावा इसे महारानी विक्टोरिया ने केसरी हिंद की भी उपाधि दी। इसके शासनकाल में अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। यह कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसके बाद 1880 से 84 लॉर्ड रिपन का शासनकाल आया। इसने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया। इसके अलावा 7 वर्ष के कम आयु के बच्चों को काम करने पर रोक लगा दी। द्वितीय अफगान युद्ध का इसने अंत किया। इसने शिक्षा में वृद्धि करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया। यह हंटर कमीशन की स्थापना की। इसके अलावा इसने सिविल सेवा में दोबारा आयु 19 से 21 कर दी। इसके काल में कश्मीर और नेपाल को छोड़कर समस्त भारत में जनगणना की गई, प्रथम बार जनगणना की गई। इसके अलावा इसने मैसूर की गद्दी पर कृष्ण राव के दत्तक पुत्र को बिठाया। इसके अलावा इसके शासनकाल में इल्बर्ट विल विवाद भी हुआ। इसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों और जजों को अधिकार दिया गया कि वे भी यूरोपियों के विरुद्ध सुनवाई कोर्ट में कर सकते हैं, जिस प्रकार अंग्रेज जज भारतीयों के विरुद्ध, परंतु इसका कड़ा विरोध किया गया और इसमें इसको समझौता करना पड़ा और भारतीयों को यह आज्ञा नहीं दी गई। इसके अलावा पंजाब में विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इसके बाद लॉर्ड डफरिन का शासनकाल आता है 1884 से 1888 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को A.O. होम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। इसके अलावा 1885 में अंग्रेज़ों का बर्मा के साथ युद्ध हुआ और उनको हरा दिया गया और अंग्रेजी राज्य में बर्मा का विलय कर लिया गया। इसके अलावा ग्वालियर का किला वहाँ के शासक को वापस कर दिया गया। इसके शासनकाल में महारानी विक्टोरिया की रजत जयंती भी मनाई गई और कई भारतीय नरेशों को इंग्लैंड ले जाया गया। इसके बाद लॉर्ड लॉन्सडेन का शासनकाल आता है 1888 से 1894 ईस्वी तक। इसने 12 वर्ष से कम लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी। स्त्रियां कारखानों में 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया। इसने भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची जिसका नाम डोरंड रखा गया। इसके शासनकाल में दूसरी जनगणना हुई। कश्मीर का शासक प्रताप सिंह सही से शासन नहीं चला रहा था तो इसे गद्दी से हटा दिया गया। इसके अलावा इसने वित्तीय सुधार किए।